Protection of liability of the paying banker. Who is a paying banker? Let me see. X ने चेक लिखा है, X की बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, X का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, X ने साइन करके Y को वो चेक दिया है, Y ने डाला है PNB में. बैंक ऑफ बड़ौदा इज पेइंग बैंकर, PNB इज अ कलेक्टिंग बैंकर. हम पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, यानी कब पेइंग बैंकर है उसने पे कर दिया तो वो लायबल नहीं है. बैंकर हु मेक्स द पेमेंट, क्लोज चेक का जो पेमेंट कर रही है उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? पेइंग बैंकर. सबसे पहले चेक होता है ऑर्डर बेरर. तो लेट मी सी, चेक पेएबल टू द ऑर्डर. ऑर्डर यानी पे टू एक्स और इज ऑर्डर, एक साइन करके वो किसी को दे सकता है. चेक है वो पेएबल टू ऑर्डर कब होगा? जब इंडोर्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पेई पॉसिबल है. एक्स ने वाई को दिया था, वाई ने इंडोर्स करके जेड को दिया, तो हम उसको बोलेंगे पेएबल टू ऑर्डर. लेकिन ये पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तब पेइंग बैंकर डिस्चार्ज कब होगी? बैंक ऑफ ऑर्डर डिस्चार्ज कब? वो भी ड्यू कोर्स में पेमेंट किया है तो. ड्यू कोर्स में यानी जो दिख रहा है वो अपेरेंटली जो सही है उस डेट को, उस पर्सन को, और गुड फेथ में और अपना दिमाग चला के पे किया हुआ है, तो ड्यू कोर्स में पे किया है, बैंकर डिस्चार्ज हो जाएगा. 2 मिनट के लिए सोचो, इंडोर्समेंट और पेई का है वो फोर्ज्ड है. कभी भी कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके पेइंग बैंक ने पे किया है तो वो पेमेंट में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. लेट मी सी, इन अदर वर्ड, डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया है. क्यों? इवन दो इंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड, फोर्जड इंडोर्समेंट है तभी भी, और एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी पे किया है. 2 सिचुएशन है, एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी पे किया है, फोर्ज इंडोर्समेंट है. इस दोनों सिचुएशन में ड्यू कोर्स में पेमेंट हुआ है तो वैलिड है, ड्यू कोर्स में पेमेंट हुआ है तो वो वैलिड है. लेट मी सी, चेक पेएबल टू बेरर. चेक पेएबल टू बेरर यानी लेट मी सी, वंस बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज विल बी बेरर. एक बार जो बेरर है वो बेरर कंटिन्यू रहेगा. वंस बेरर ऑलवेज बी बेरर. 85(2). कभी भी लाइक एज ऑर्डर, बैंक ने ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दिया है, दिख रही है वो डेट, दिख रहे वो पर्सन, दिख रही है वो अमाउंट, अपेरेंटली सब सही लगता है, ऐसी सिचुएशन में ड्यू कोर्स में पेमेंट किया है तो पेइंग बैंकर बेरर इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगी. लेकिन बेरर इंस्ट्रूमेंट जब ड्यू कोर्स में पे किया जाता है तो देखने की जरूरत नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा जो लेके आया है वो ओनर है या नहीं. इट डज नॉट मैटर वेदर इज ओनर और नॉट. पेएबल टू बेरर. बेरर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? वंस बेरर ऑलवेज बेरर. बेरर भी ड्यू कोर्स में पेमेंट हो गया है तो अदर देन ओनर पे किया है तो भी पेइंग बैंकर डिस्चार्ज. आपको टाइप्स ऑफ क्लोजिंग मालूम है, जनरल क्लोजिंग एंड स्पेशल क्लोजिंग. जनरल क्लोजिंग में पेड थ्रू द बैंक ओनली, स्पेशल क्लोजिंग में पर्टिकुलर बैंक ओनली. पेमेंट ऑफ क्लोज चेक जनरली जब हम इश्यू करते हैं, क्लोज चेक लोन करते हैं, नॉट पे अदरवाइज देन टू ए बैंकर. बैंकर के अलावा डायरेक्टली पे नहीं कर सकते. स्पेशली क्लोज, स्पेशली. लेट मी सी, जब हमने स्पेशली क्लोज करके दिया है, नॉट पे अदरवाइज देन ए पर्टिकुलर बैंक, स्पेसिफिक बैंक और इज एजेंट. जनरल क्लोजिंग में थ्रू एनी बैंक एंड स्पेशल क्लोजिंग में ओनली पर्टिकुलर बैंक थ्रू ही पेमेंट होना चाहिए तो ही आपको पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलेगा. लेट मी सी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द क्लोज चेक. व्हाट इज द क्लोज्ड चेक? क्लोज चेक में 2 ट्रांसपेरेंट लाइन होती है तो ड्यू कोर्स में पेमेंट कब माना जाएगा? देखो, वह द बैंकर जिसने क्लोज चेक लिखा हुआ है, सेम इन द कोर्स बैंकर पेइंग द चेक एंड इन द हैंड्स ऑफ पेई. एक्स ने वाई को दिया था, वाई पेई है, एक्स है वो ड्रोवर है, तो उसके पास सेम राइट पेई के बाद आ जाएंगे, सेम पोजीशन भी आ जाएगी
and entitled for the amount of the check which is mentioned against the true owner। समझ लो, क्रॉस चेक है तो आपका जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट बैंक के थ्रू होगा, ओपन काउंटर में नहीं होगा, तो उसमें आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको चेक का अमाउंट थ्रू क्रॉस चेक पे किया है तो ट्रू ओनर को ही पे किया है और उससे मिला है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन आउट ऑफ ड्यू कोर्स है तो ड्यू कोर्स का कोई बात नहीं है, आपको जो जब जहां बोला था वैसे वही आपने वही अमाउंट लिखा हुआ है तो ड्यू कोर्स है, तो आपको जो करना था आपने सही तरीके से किया है तो ओनर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ डेट चेक है तो बैंक का चेक जनरली लिखा था लेकिन आपने अदर देन बैंक पे करवा दिया, स्पेशली लिखा था अदर बैंक के पास से पे करवा दिया। कलेक्शन का जो एजेंट है आपके पास वो ट्रू ओनर के लिए लायबल है, ट्रू ओनर के लिए लायबल है। लेट मी सी नेक्स्ट एक्सेप्शन। देखो, जब ड्रॉवर का सिग्नेचर ही फौज है तब पेइंग बैंकर के पास ड्रॉवर का सिग्नेचर का कॉपी है, उसे चेक करना चाहिए। लेकिन आपने वो चेक नहीं किया है तो एट दैट टाइम पेइंग बैंकर विल नॉट बी लायबल। क्यों? आपका जो ड्रॉवर का सिग्नेचर गलत है तो पेइंग बैंकर लायबल, इंडोर्सर का सिग्नेचर गलत है तो पेइंग बैंकर लायबल नहीं है। ड्रॉवर का सिग्नेचर फौज नहीं चलेगा, पेइंग बैंकर के पास कॉपी है वो चेक करवा लेगा। नाउ कलेक्टिंग बैंकर यानी जो रिसीव द पेमेंट कर रही है ना क्रॉस चेक का जो रिसीव द पेमेंट हो रहा है ना, दैट विल बी द कलेक्टिंग बैंकर। लेट मी सी, रिसीविंग द पेमेंट ऑफ द चेक में लायबिलिटी किसकी रहेगी? कब कलेक्टिंग बैंकर की लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कलेक्टिंग बैंकर पीएनबी की बात हो रही है, पीएनबी ने वो पेमेंट ले लिया, आपने पॉकेट में अकाउंट में डाल दिया कस्टमर के लिए, तो वो लायबल नहीं है। कौन सी सिचुएशन में लायबल नहीं है? इसने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है एंड विदाउट नेग्लिजेंस किया हुआ है। और जनरली और स्पेशली है तो जनरली एनी बैंक एंड स्पेशली स्पेसिफिक बैंक में ही क्लियरिंग होना चाहिए। इसीलिए इफ टाइटल ऑफ चेक इज डिफेक्टिव एट दैट टाइम ट्रू ओनर के अगेंस्ट में लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी एंड हेंस उसके रीजन आपको नीचे दिए हुए हैं। अगेन रिपीट दैट, बैंकर जनरली है, एनी बैंक स्पेशली हो तो पर्टिकुलर बैंक से पेमेंट होना चाहिए एंड कुछ भी डिफेक्टिव निकलता है, लायबिलिटी अराइज होती है तो एट दैट टाइम यू मस्ट रिकॉर्ड द रीजन एंड फॉर रिसीव्ड सच पेमेंट। प्रोटेक्शन किसको मिलेगा? कलेक्टिंग बैंकर को। क्यों मिलेगा? उसने सही तरीके से अमाउंट रिसीव कर लिया है। कलेक्शन जो हुआ है वो कस्टमर के बिहाफ ही हुआ है। कलेक्टिंग बैंक है वो गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंसी काम कर रही है, फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। प्ले स्टोर में से डाउनलोड करके फर्स्ट वीडियो से सुनिए। थैंक यू वेरी